चैनल 100,000 ऑफ क्यूरी फाइटिंग के और एक नई और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर की ओस पावर से बहुत ही आसानी के साथ निपट रहे थे। ये देखने के बाद शुइन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था, जिसकी वजह से शुइन ने अपने केओस पावर का इस्तेमाल करके एंसेस्टर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन एंसेस्टर्स के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे, जो देखकर शुइन को भी काफी ज्यादा हैरानी हो रहा था। वो हैरानी के साथ एंसेस्टर से जानना चाहता था कि आखिरकार एंसेस्टर का ओरिजिन क्या है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं कि वो केओस पावर के सामने भी टिक पा रहे हैं। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि शुइन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे ओरिजिन के बारे में कुछ भी जान सको। इस पर शुइन काफी शांत रहकर कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वो अपने बॉडी को केओस पावर में बिखरा कर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अचानक कई हजार मील चला जाता है। वह जाने के बाद अपनी बॉडी को शेप देने के बाद वो कहने लगता है कि मैं एक केओस पावर हूँ, पूरे दुनिया में मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ एक ही झटके में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गोल्डन बैरियर मुझे रोक पाएगा, ये सब कुछ तुम अपने सपने में कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक शुइन को पीछे से एंसेस्टर का आवाज सुनाई देता है, जो कि उसे देखकर कह रहे थे सच में ऐसा है क्या। एंसेस्टर की बात को सुनने के बाद शुइन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि एंसेस्टर हजारों मील उसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाएगा और उस तक पहुंच भी नहीं पाएगा। जबकि वही दूसरी तरफ हम मास्टर जू को देखते हैं, जो कि अचानक ही अपने एंसेस्टर गायब होता हुआ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से एंसेस्टर को ढूंढने के लिए वहां से जाते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ काफी ज्यादा पुअर हार्ड वाला बंदा है, कहीं ऐसा ना हो कि शुइन दोबारा से उसे किसी भी तरह से अपनी बातों से बेवकूफ बना दे, तब काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मास्टर जू वहां से जा पाते, अचानक मास्टर जू के सामने कई सारे पोर्टल्स एक साथ ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से देखते ही देखते टियालेंसेट के लगभग सारे ही डिसेबल बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक चू फेंग मास्टर जू के ऊपर अचानक ही अटैक कर देती हैं, लेकिन मास्टर जू उसके अटैक से बचते हुए उन सभी को समझाते हुए कहने लगता है कि असल में मैं असली मास्टर जू हूँ, मुझसे पहले जो आया था वो नकली था, तुम लोग मेरे बातों के ऊपर यकीन करो। लेकिन एंसेस्टर के डिसेबल चारों तरफ से मास्टर जू को घेर लेते हैं। ड्रैगन किंग थोड़ा गुस्साते हुए कहने लगता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें लगता है कि पहले की तरह तुम इस बार भी हमें बेवकूफ बना सकती हो, तुम साबित करो कि तुम असली हो। ड्रैगन किंग की बातों को सुनने के बाद मास्टर जू एक पल के लिए को सोचते हैं। तभी अचानक वो चू फेंग को कहने लगते हैं कि जब तुम छोटी बच्ची थी और तुम्हारा जूनियर ब्रदर बोफान अपने छोटे बच्चे वाले दांत को गिरा चुका था, तुम काफी ज्यादा डर चुकी थी, तुम्हें लगा था कि इसकी वजह से तुम मर जाओगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद चू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे ही मास्टर जू के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर मास्टर जू के पसीने छूट जाते हैं। वो चू फेंग के हर एक एनर्जी ब्रेक अटैक से बचने के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लिंगो भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, उसे यकीन होने लगा था कि शायद यही असली मास्टर जू हैं। जबकि वही दूसरी तरफ मास्टर जू लगातार चू फेंग के हर एक अटैक से बचते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, आखिरकार मैं तुम्हारा असली मास्टर हूँ। लेकिन इसी के दौरान हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर जू के ऊपर एक जोरदार किक मारती है। लेकिन मास्टर जू उसके अटैक से भी बचते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मेल रैबिट्स को पीटना काफी ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से कोई भी मेल रैबिट तुम्हारे साथ किसी भी तरह का सोलमेट नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो सभी तुमसे काफी ज्यादा डरने लगी थी। लेकिन ये देखकर रैबिट गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना अटैक पहले से खतरनाक करते हुए मास्टर जू के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से दोबारा मास्टर जू को वहाँ से निकलने की कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने डिसेबल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे। इसी के साथ ही मास्टर जू का नजर लिंगो के ऊपर पड़ता है। वहाँ उसे देखकर तुरंत ही उसे बताने लगते हैं कि जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम्हें कैंडी बहुत ही ज्यादा पसंद था और मैं कागज में लपेट कर तुम्हें कैंडी दिया करता था, आखिरकार तुम इस बात को कैसे बोल सकते हो। लेकिन मास्टर जू की इतनी बातों को सुनने के बाद भी लिंगो को उनके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सारे ही डिसाइपल उनके ऊपर लगातार कई सारे अटैक करते ही जा रहे थे। ये देखकर मास्टर जू अब सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उनके हर एक अटैक से बचते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ही तुम्हारा असली मास्टर जू हूँ, आखिरकार तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रही। तभी अचानक भागते भागते मास्टर जू को चू फेंग का किलिंग ऑरा महसूस होता है। वो चू फेंग एक पत्थर के पीछे छिपी हुई थी। मास्टर जू से कहने लगता है कि पहले से ज्यादा तुम्हारा किलिंग ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, तुम्हारे दुश्मन कई हजार मील से ये बात पता लगा सकते हैं कि तुम उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही हो। लेकिन मास्टर जू की बातों को सुनने के बाद भी चू फेंग नहीं रुकती, वो लगातार मास्टर जू के ऊपर कई सारे एनर्जी ब्लेड से अटैक करती हैं। असल में वो लोग अपना गुस्सा इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि इससे पहले नकली मास्टर जू ने
सीनियर बुफान के ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से इंजेक्ट कर दिया था। इसी की वजह से सभी काफी गुस्सा होकर इसे ही नकली मास्टर जू समझकर उनके ऊपर अटैक कर रही थी। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग भी अपने असली फॉर्म में आने के बाद मास्टर जू के ऊपर फायर से अटैक करता है, जो देखकर मास्टर जू अपने कपड़े से फायर को बचाते हुए कहने लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर हो चुके हो। साथ ही हम लिन को भी देखते हैं जो कि अपने स्पीयर से सीधे मास्टर जू के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन मास्टर जू सिर्फ उसके अटैक को डॉज करते हैं। लिन मास्टर जू के ऊपर दोबारा अटैक करते हुए कहने लगता है कि आज मैं अपने मास्टर अंकल यानी कि बुफान का बदला लेकर रहूंगा। हालांकि पहले मास्टर जू ने एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन जैसे ही वह सीनियर बुफान का नाम सुनते हैं काफी हैरान हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी स्पीयर टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर सीधे मास्टर जू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। साथ ही बाकी सारे लोग भी एक साथ मास्टर जू के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही मास्टर जू एक ही झटके के साथ लिन के स्पीयर को रोकते हुए काफी सीरियस होकर पूछता है कि बताओ कि आखिरकार बुफान के साथ क्या हुआ, क्या उस नकली मास्टर जू ने बुफान को चोट पहुंचाया। अब यहाँ मास्टर जू को इतना ज्यादा सीरियस और गुस्से में देखकर चूफैंग और उसके बाकी सारे साथी एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि यही असल में असली मास्टर जू हैं उनके सीरियस फेस को देखकर। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम एंसेस्टर शुइन को देखते हैं। तभी एंसेस्टर शुइन को देखते हुए कहने लगता है कि तुमने जानबूझकर मुझे हजारों मील यहाँ टेलीपोर्ट करवाया ताकि मेरी मास्टर और मेरे बाकी सारे डिसेबल एक दूसरे के साथ फाइट करके एक दूसरे को मारने लगे। इस बात को सुनकर शुइन कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें तो बहुत जल्दी ही पता चल गया। एंसेस्टर कहने लगता है कि यह बात समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, समझे। लेकिन शुइन कहने लगता है कि कभी कभी ज्यादा स्मार्ट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होता। तब एंसेस्टर से करारा जवाब देते हुए कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि टीआर आंसर के डिसेबल कमजोर हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात को सुनने के बाद शुइन का चेहरा हैरानी से भर जाता है। फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, जब मैंने अपने 12 डिसेबल का इस्तेमाल करके तुम्हारे कॉलेज जाने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की। पहले मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था क्योंकि तुम मेरे प्लान के सामने खड़े थे और मैं अपने प्लान को कंप्लीट नहीं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट होने लगा। इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तुम्हें ज्यादा पावर पाने की लालच नहीं है, नहीं तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए, नहीं तुम्हें प्यार चाहिए। तो आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारा ओरिजिन क्या है। असल में यहाँ पर दोस्तों शुइन जानबूझकर अपनी बातों से एंसेस्टर को भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी भी तरह से एंसेस्टर को अपने तरफ कर सके। साथ ही शुइन एंसेस्टर को ये भी कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये बात जानना नहीं चाहिए कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह के पावर्स कहाँ से आई, आखिरकार तुम हो कौन। तब इसके बात सुनने के बाद एंसेस्टर कुछ देर शांत रहकर कहने लगता है कि मैं सिर्फ मैं हूँ। क्या ये बात इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, मैं सिर्फ मैं हूँ, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है। हालांकि एंसेस्टर के बातों को सुनने के बाद शुइन का चेहरा फिर से एक बार काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इस दुनिया में अपने ओरिजिन के बारे में पता होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होता है। हालांकि हेवन ने एक जीनियस को यहाँ पर भेजा था, लेकिन बहुत ही बुरी बात यह है कि तुम्हारा जैसा जीनियस सिर्फ मास्टर जू के हाथों ही बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद शुइन आगे एंसेस्टर को बताता है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान लेते हो तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन के ऐसे नए नए तरीके बताऊंगा जिससे कि तुम हजारों साल के कल्टीवेशन को कुछ ही सालों में कंप्लीट कर लोगी। तुम्हें इस पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग गेस्ट गॉड बना दूंगा जिसकी आंखें कोई टिक नहीं पाएगा, तुम हमेशा ही जिंदा रहोगी। लेकिन एंसेस्टर उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब यहाँ देखकर शुइन ने बताता है कि जुयांग, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा जिसके ऊपर भरोसा करते हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और दोस्तों अचानक ये सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हम छोटे एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने लकड़ी के घोड़े के साथ खेल रहे थे। वहीं पर अचानक शुइन उनके पीछे आ जाता है। असल में दोस्तों शुइन ने अपने केओस पावर का इस्तेमाल करके पास्ट में ट्रेवल कर लिया था ताकि वो एंसेस्टर के भरोसे को जीत सके। इसी के लालच के जरिए वो एंसेस्टर के पास जाकर उसे कहने लगता है कि बच्चे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इमोर्टल कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा। इतना कहने के बाद शुइन छोटे एंसेस्टर के लिए कैंडी भी निकालता है, लेकिन एंसेस्टर उसे जवाब देता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा मास्टर है। छोटे एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद शुइन काफी हैरान होकर दूसरी साइड देखता है जहाँ पर अभी भी मछली पकड़ने वाली हुक को छोड़ा गया था। ये देखकर शुइन समझ जाता है कि असल में मास्टर जू काफी तेज निकले, लेकिन फिर वो आखिरी बार कोशिश करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर से मैं कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसके अलावा आखिरकार तुम्हारा फैमिली कौन है, अगर तुम्हारा फैमिली नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरे गॉड को ही तुम्हारा फैमिली बना दूंगा, तुम उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। लेकिन शुइन की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर को वो बंदा बहुत ज्यादा नॉइजी यानी कि आवाज करने वाला लगता है और तभी छोटे एंसेस्टर स्नैप करते हुए एक ही झटके में ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद यहाँ
से सीन बदलता है। हमें और भी पीछे वाले पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मास्टर ज़ू को देखते हैं जो कि एंसेस्टर को पहली बार एक फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए आए हुए थे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं शू इन को, जो कि केओस बाबर बनकर उस पास्ट वाले टाइम लाइन में भी आ गया था। असल में वो मरा नहीं था, बल्कि काफी तेजी दिखाते हुए उस पास्ट वाले टाइम लाइन से बाहर निकल गया था। फिर वो फॉरेस्ट के बाद आने के बाद कहने लगता है कि इस बार मैं मास्टर ज़ू से पहले ही छोटे एंसेस्टर को ढूंढ लूंगा और उसे अपना डिसाइपल बना लूंगा। तभी अचानक एक आवाज उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। इस बात को सुनने के बाद शुइन काफी हैरान होकर पीछे देखता है, तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि छोटे एंसेस्टर थे, जो कि उसे कह रहे थे कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। इस पर वो बंदा सच में काफी हैरान था। वो समझ आता है कि असल में छोटे एंसेस्टर बिना ट्रेनिंग के भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फिर शुइन जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए कहने लगता है कि मैं एक एंशिएंट ट्रू गॉड हूँ और तुम काफी ज्यादा चालाक बच्चे लगते हो, क्या तुम मेरे साथ कल्टिवेशन करना चाहोगे। लेकिन यहाँ छोटे एंसेस्टर से पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं, जो देखकर शुइन को फिर भी काफी हैरानी होता है। लेकिन वो जल्दी से एंसेस्टर के आगे जाने के बाद उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इमॉर्टल कल्टिवेशन करना चाहिए, और उसके अलावा तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए कि इस पूरे दुनिया में तुम्हारा सामना कोई ना कर सके। तुम इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि गॉड भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। अचानक शुइन के बातों को सुनने के बाद छोटे एंसेस्टर रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पूरे वर्ल्ड को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। असल में एंसेस्टर दोबारा स्नैप करने जा रहे थे। ये देखकर शुइन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एंसेस्टर स्नैप कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट की वजह से शुइन काफी दूर जाकर गिरा था और इसी की वजह से वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन एंसेस्टर की इस तरह की हरकत को देखकर उसे काफी गुस्सा भी आ चुका था, क्योंकि बिल्कुल वो मास्टर ज़ू की तरह ही अटैक करता था। लेकिन फिर भी वो काफी गुस्सा होकर कहने लगता है कि ज़ुयांग, मुझे यकीन नहीं है कि तुम जन्म से भी इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होगी। और इतना कहने के बाद शुइन अपने बाउंडलेस हेवन केओस पावर का इस्तेमाल करके दोबारा पास्ट में टाइम ट्रेवल करना लग जाता है, ताकि वो एंसेस्टर को जन्म से पहले ही ले सके। लेकिन वो दोबारा अचानक ही टेलीपोर्ट होकर उसी टाइम लाइन में आ जाता है जहाँ पर एंसेस्टर फॉरेस्ट में थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसने केओस पावर बहुत ही कम यूज किया, इसी की वजह से वो दोबारा टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हर बार शुइन जितनी बार भी टाइम ट्रेवल करता था वो उसी पास्ट वाले एरिया में आ जाता था जब एंसेस्टर का मुलाकात फॉरेस्ट में हुआ था। ये देखकर उसे काफी हैरानी होता है। लेकिन शुइन काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसे इंटरनल इंजरीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी इंजर भी हो जाता है। लेकिन इंजर होने के बावजूद वो काफी हैरान होकर छोटे एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास्ट में क्यों नहीं जा पा रहा, आखिरकार तुम्हारा पास्ट क्यों नहीं है, और इसके अलावा तुम हो कौन, तुम्हारा ओरिजिन क्या है, और मैं तुम्हारे पास्ट में क्यों नहीं जा पाता। तभी अचानक बड़े एंसेस्टर और छोटे एंसेस्टर एक साथ एक ही आवाज में कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे ओरिजिन के बारे में जानने के लायक नहीं हो। उसके बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर काफी सीरियस होकर कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे पास्ट के बारे में नहीं जान सकते, और ये टाइम लाइन यहीं पर खत्म होता है। देखते ही देखते वो पूरा टाइम लाइन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, जो देखकर शुइन आखिरी बार चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं ये बिल्कुल भी हार नहीं सकता। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।